बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं और तीनों के ऊपर बात करेंगे। पहली खबर यह है कि इसहाक डार साहब को एक ओहदा दे दिया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा मुज़ाकरात का जो मामला है, चाहते तो सब हैं लेकिन अपनी अपनी मर्जी के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी खबर है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कि उनके खिलाफ इस वक्त एक गलीज़ सोशल मीडिया मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई और ये तवक्को के ऐन मुताबिक है। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो पहली खबर की तरफ आते हैं। इसहाक डार साहब, अब सितम ज़रीफ़ी देखिए, यहाँ मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सब के सब जमहूरियत के दावेदार हैं, जमहूरियत के लंबरदार हैं और जमहूरियत के लिए आपको कोशिशें करते हुए भी नज़र आते हैं। बात करते हैं इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है जिसको लीड कर रही है मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब उसके कायद हैं। आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगाइए। कोशिशें करते हैं जमहूरियत की मुल्क के अंदर, और आप ज़रा उनके अंदर की जमहूरियत का अंदाज़ा लगा लें। आज के इस फैसले से इतवार का दिन है और वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर हैं, सऊदी अरब में हैं, और यहाँ पर इसहाक डार साहब का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन इतवार के दिन जारी हुआ है। अर्जेंसी ऐसी क्या थी? अब सितम ज़रीफ़ी देखिए, जमहूरियत से मैं दोबारा इसको जोड़ता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी साहबजादी सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं और उनके समधी जो हैं वो उनको मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और ये तो शुक्र है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सदारत का ओहदा नहीं संभाला, वरना ऐसा होता कि ख़ुद वो सदर होते, भाई वज़ीर आज़म होते और साहबजादी जो हैं उनकी वो चीफ़ मिनिस्टर होती सबसे बड़े सूबे की, और जो उनके समधी हैं वो मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते। तो इसका मतलब ये होता कि ये शरीफ फैमिली की पूरी हुकूमत होती, शरीफ फैमिली की, नून लीग की नहीं। नून लीग के अंदर बड़े कदावर लोग हैं और बड़े पुराने हैं, सीजनड लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। बहरहाल फैसला उनका है, लेकिन मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ जमहूरियत के साथ कि कम अज़ कम आपको कुछ ना कुछ तो ख्याल करना चाहिए बड़ी सियासी जमातों को कि उनके अमल के अंदर भी जमहूरियत नज़र आए। जमहूरियत का ऐलान करने से या उसका राग अलापने से वो जमहूरियत नहीं आती, आप उसका कोई इजहार भी करते हैं अपने अमल के ज़रिए। तो ये जो आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतखाब हुआ, ये उसके ऊपर मेरा एक नुक्ता था। अब आ जाते हैं कि इससे हासिल क्या होगा और ऐसा किया क्यों गया। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कोई आईनी ओहदा नहीं है, इसके कोई इजाफी इख्तियारात नहीं है। इसहाक डार साहब दूसरे शख्स हैं मुल्क में जो इस ओहदे पर फाइज हुए हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत जो 8 से 13 वाला था, उस दौरान उनकी इत्तेहादी थी ये काफ लीग, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये ओहदा दिया गया। और ये कोई आईनी पोजीशन नहीं, कोई इजाफी इख्तियारात नहीं, बस सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा इंसान का वजन बढ़ जाता है कि उसके इंट्रोडक्शन के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी लिखा जाता है। अब इसहाक डार साहब को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि जो उनके अंदर जंग चल रही है, कुछ तब्दीलियां आने वाले दिनों में आपको नून लीग के अंदर होती हुई नजर आएंगी। जो इस वक्त पाइपलाइन में है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। उनकी काबीना का साइज़ बढ़ सकता है, कुछ नाराज़ एलिमेंट जो बाहर हैं वो अंदर आ सकते हैं, उसके ऊपर गुफ्तो शनीद चल रही है और आने वाले दिनों में आपको उस पर बात यानी फैसले होते हुए भी नजर आएंगे। तो अंदर की जो जंग है उसमें इसहाक डार साहब ज़रा नुमायाँ हो जाएंगे। उनका वजन थोड़ा बढ़ गया कि जनाब वो वज़ीर ख़ारजा तो हैं ही हैं, अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी अहमियत थोड़ी सी बढ़ गई। एक तो ये है। और दूसरा नुकता जो इसमें है, दो मैंने पॉइंट्स बताया आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि बतौर वज़ीर ख़ारजा जब वो मुल्क से बाहर जाएंगे, बहुत सारे ममालिक का उन्होंने दौरे भी करने हैं और बड़े क्रूशल मामला चल रहे हैं, सऊदी अरब हो, कतर हो, UAE हो, IMF हो, जदीगर अमरीका हो, चीन हो। अब वो जिस जिस जगह जाएंगे उनका हर जगह के ऊपर वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी लिखा जाएगा, तो वहाँ भी थोड़ा सा वज़न में इजाफा हो गया। तो इसके अलावा कोई और अहम बात नहीं है इसमें। ये बहरहाल आज ये वाला मामला तो हो गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का। और क्या ही अच्छा होता कि किसी वर्कर को आप जो आपका लीडर बनाए, उसमें बहुत सारे नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप शाहिद खाकान अब्बासी को तो मना नहीं सके, लेकिन अपने समधी को आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब को मना नहीं सके, जुबैर साहब को आप मना नहीं सके, लेकिन अपने समधी को, वो बड़े सीनियर लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल चले इतने सीनियर ना हो या जुबैर साहब इतने सीनियर ना हो, नून लीग के हवाले से बात कर रहा हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो आपके शुरू के साथी हैं। आप बजाय उस नाराज़ अपने दोस्त को और अपने देरीना जो आपके साथी हैं उनको मनाते, उनको मनाने में आप कामयाब ना हुए, लेकिन आपने समधी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बना दिया है। तो ये जो बाकी आपके लीडर्स होते हैं जिन्होंने आपके साथ कुर्बानियाँ दी, आपकी गैर मौजूदगी में कुर्बानियाँ दी, पार्टी को चलाया, पार्टी को आगे लेके चले, तकालीफ सही सब कुछ, उनके हिस्से में भी कुछ ऐसा ओहदा आना चाहिए, अगरचे वो अलामती ही क्यों ना हो। अफसोस इस चीज़ का है कि आप अलामती ओहदा भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है मुज़ाकरात वाला। नून लीग मुज़ाकरात चाहती है, PTI मुज़ाकरात चाहती है। नून लीग
पीटीआई के साथ मुज़ाकरात चाहती है और पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहती है। लेकिन पीटीआई के अंदर कन्फ्यूजन बदस्तूर बरकरार है और उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात की शहरियार अफरीदी साहब ने, कोई मुनाफकत नहीं की, सीधी बात की। उन्होंने कहा जी हम आर्मी चीफ से और DGISI से बात करेंगे। हमारी जो लीडर साहब हैं उन्होंने एंगेज करने की बड़ी कोशिश भी की, लेकिन वहां से जवाब नहीं मिला। लेकिन हमारी बात होगी तो उन्हीं से होगी, फुल स्टॉप। उसके बाद आते हैं शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब ने कल गुफ्तगू की, उन्होंने दोनों की पॉसिबिलिटी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात होंगे, सियासी जमातों के साथ भी होंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होंगे। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक हकीकत है, तो हमारी वहाँ पे बात होगी। उन्होंने दोनों दरवाजे खोल दिए। फिर उसके बाद आ गए रऊफ़ हसन साहब, जो इनके मरकजी तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने थोड़ी बात और यानी उसको एक्सटेंड कर दिया। वो कहते हैं जी ये मोहरे हैं, जो हुकूमत है इनके साथ तो बात नहीं होगी, किसी सूरत भी नहीं होगी, अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी। और वजह भी बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से क्या बात करेंगे। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को हम ये बताएंगे कि आपका आईनी रोल है, आपकी हदूद व क़यूद हैं, आप उसके अंदर रह के अपना काम करें, अपने जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। भाईजान इसमें 2 नुकात हैं। पहला नुकता, जिनको आप कह रहे हैं मोहरे, सवाल यह है कि वो किसके मोहरे हैं। अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो किसने जितवाया है, आपने इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया कि किसने उनको इलेक्शन जितवाया। इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, वाशगाफ अल्फाज में कह चुके हैं। अब बात यह है कि जो मोहरे हैं, आप कहते हैं हम इनसे बात नहीं करते, और जिन्होंने इनको जितवाया आप कहते हैं हम उनसे जाके बात करेंगे और बात करके उनको क्या बताएंगे, हदूद व क़यूद बताएंगे। ये बड़े कमाल की बात है कि भाई आप इनसे बात करने की बजाय आप उधर जा रहे हैं, फिर आप जमहूरियत का भी राग अलाप रहे हैं। यहीं पे आप अपनी गुफ्तगू के अंदर मरकजी तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि हम उनको हदूद व क़यूद बताएंगे। भाईजान पाकिस्तान की 76-77 साल जो भी तारीख है उसके अंदर 2 ही तरीके रहे हैं, या उन्होंने डायरेक्ट रूल किया या इनडायरेक्ट रूल किया। यानी आपका हाइब्रिड था, ये हाइब्रिड प्लस है, उससे पीछे चलते चले जाएं आपको पता चल जाएगा। तो उनको हदूद व क़यूद का तो बड़ी अच्छी तरह पता है। मुज़ाकरात तो होंगे ये कि कुछ आप उनको देंगे और कुछ वो आपको देंगे। मुज़ाकरात तो इसी चीज़ पे होंगे, कोई आपकी टर्म्स होंगी, कोई आप उनकी मानेंगे, कोई वो आपकी मानेंगे। तो फिर आप खुल के कहें, आप कहें जी हमारे ये मामलात हैं, हम उन्हीं के सामने रखेंगे, इनके साथ हम बात नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो इनको इलेक्शन जितवा रहे हैं, उन्होंने इनको धांधली करके इनको जितवाया, इनको इंस्टॉल किया, इनके पीछे वो हैं, उनकी वजह से ये खड़ी है हुकूमत। अगर वो पीछे हो जाए तो ये गिर जाएंगे। तो फिर आप सीधा सीधा कहें, हम उनको जाके कहेंगे भाईजान तहकीकात करवाएं और तहकीकात के नतीजे में अगर ये हुकूमत जाती है तो जाए, हमारी आती है तो ले आएँ। तो फिर जमहूरियत का राग तो ना अलापें। यानी सियासी जमातें अगर आपस में बात नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट का रोल कहाँ पे शुरू होता है, जब उनको जाके कोई अपना कंधा पेश करता है किसी के खिलाफ। जब आप कंधा पेश करते हैं तो वो किसी के खिलाफ पेश कर रहे होते हैं, किसी दूसरी अपनी मुखालिफ सियासी जमात के खिलाफ। नून लीग और पीपी के दरमियान यही चलता रहा। 90 की दहाई हमारे सामने है, एक दहाई में 2 हुकूमतें होनी चाहिए थी, 4 हुकूमतें आ गई और उसके बाद मार्शल लॉ लग गया। वजह क्या थी, एक जो हुकूमत में होती थी वो मजे कर रही होती, दूसरी जाके कंधा देती थी, इनकी छुट्टी हो गई, दूसरी हुकूमत आ गई। अब वो उनके बाद उनको समझ आ गई, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया कि अब हम अपना कंधा पेश नहीं करेंगे। फिर 2 अदवार गुजरे, फिर उसके बाद क्या हुआ मैं उसमें तफसील में नहीं जाता। बहरहाल 2 अदवार गुजर गए कंसिस्टेंटली, एक इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टी आ गई, 10 साल गुजर गए। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ आ गई, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की। फिर उसके बाद नून लीग जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, वोट को इज्जत दो, तो ये तो वो, तो जनरल बाजवा, जनरल फैज, सब कुछ कह के फिर जाके कंधा दे दिया, बैठ के हुकूमत में आ गए। अब वो अगर हुकूमत में आ गए हैं, अब तहरीक इंसाफ उनके पास जारी है, इनको हटाएं और हमें लाएं। बुनियादी नुकता भाईजान यही है। तो फिर जमहूरियत फिर किस तरीके से मजबूत होगा इदारा, अगर सियासी जमातें आपस में इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर दूसरी साइड को तो मौका मिलेगा। आप खुद उनके पास जाते हैं, अब आप अगर जाएंगे तो वो मौजूदा जो हुकूमत है सिविलियन, बेशक वो हाइब्रिड हो, हाइब्रिड प्लस हो, जो भी है, लेकिन वो मौजूद है यहाँ पे। अब आप अगर जाएंगे तो इनके खिलाफ अपना कंधा देने जाएंगे, उसकी आप उसको लफाजी जो भी कर लें, खिलाफ जो भी उसको पहना लें। तो अगर आप आपस में बात करेंगे तब आपका स्पेस आपको वापस मिलेगा। अगर आप अपना स्पेस खुद लूज करना चाहते हैं, कल आप हुकूमत में थे तो ये उनके मुखालिफ थे, फिर इन्होंने अपना शोल्डर उनको दिया, आपको हटा दिया गया, इनको ले आए। आज वो हुकूमत में है, अब आप जा रहे हैं, आप अपना शोल्डर देना चाहते हैं, इनको हटा दें, हमें ले आएं, फिर आप आ जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे कंधा लेने। भाईजान ये मुल्क कब तक इस तरीके से इस तरह चलता रहेगा। बड़ी सियासी जमात है, बड़ा मैंडेट है, आप उनसे मुख्तलिफ थे, आपने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, हकीकी आज़ादी का नारा उसी तरह दफन कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा दफन किया। तो ये सोचने का मकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर आप मुनफरिद हैं, दूसरी जमातों से मुख्तलिफ हैं, तो आपका मुश्किल हालात में तर्ज अमल भी मुख्तलिफ होना चाहिए, फिर उन जैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुश्किल हालात में जो भी किया, जब उनको जैसे ही रास्ता मिला उन्होंने जाके उससे फ़ायदा उठाया और जमहूरियत गई, घास चरने गई। तो ये अब इनकी जो मुज़ाकरात के मामला है, मुज़ाकरात इमरान खान साहब से ज़रूरी क्यों हैं,
या इमरान खान साहब के मुज़ाकरात ज़रूरी क्यों हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क तकाजा कर रहा है इस्तेहकाम का। इमरान खान साहब के बगैर इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, यानी वो इस चीज़ की एश्योरेंस दें, यानी आप उनको राज़ी करें, ये आपका काम है हुकूमत का, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको राज़ी करें। किसी ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप हुकूमत ख़त्म करें, अगर उनका एक्सट्रीम मुतालबा होगा, कोई आपका बिल्कुल लो पॉइंट पे होगा, कहीं ना कहीं कोई दरमियानी नुक्ता निकलेगा, तो दरमियानी नुक्ता निकाल के मुल्क को, निज़ाम को आगे बढ़ाएं। अगर आप सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो फिर ही उनका रोल महदूद हो सकता है, जो आप जाके उनको समझाना चाहते हैं रऊफ हसन साहब, कि हम उनको समझाएंगे कि आपकी हदूद कयूद हैं, उसके अंदर काम करें, ये रोल है। भाई ये सबको पता है, ये उनको भी पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। आपने खुद आगाह किया लोगों को, जिनसे मुताल्लिक आपने लोगों को आगाह किया, अब आप कह रहे हैं कि हम उनको जाके ये समझाएंगे कि आप ऐसा ना करें या आप वैसा ना करें। जो भी बात है ऐलानिया करें उसको, तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, फिर स्टिक करें, कहें जी उन्हीं से करेंगे, ये अहदाफ हैं, ये बात है, ये मामला है, इनके साथ नहीं करेंगे। अगर सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी तो फिर इसी तरह बारी और ये साइकिल और सर्कल इसी तरह चलता रहेगा, और हम इसी तरह रोना पीटना अपना जारी रखेंगे, और कौम के जो हालात हैं उसकी भी एक लिमिट आ जाएगी। फिर लिमिट का आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो भुगत रहे हैं, अवाम है, सारी अवाम भुगत रही है। नज़रें आपके ऊपर हैं कि कब कुछ करेंगी ये सारी जमातें मिलकर। जरदारी साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आरिफ अलवी साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई ब्रिज बने बीच के अंदर, और ब्रिज बन के फिर इस मामले को आगे लेके चलें, ताकि ये अपॉर्चुनिटी है। अगर ये तीन जमातें इकट्ठी होती हैं तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज किया जा सकता है कि आप फिर, यानी आपका वजन बढ़ेगा सियासी जमातों का, तो फिर जिसको कहते हैं पावर टॉक्स टू पावर, फिर कोई दरमियानी बेहतर रास्ता निकलेगा जो मुल्क के लिए, मुल्क की सियासत के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर फराहम करेगा। तीसरी खबर की तरफ आते हैं, वो भी बड़ी अफसोसनाक खबर है मेरे ख्याल में। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो इंतहाई क्वालिफाइड आदमी हैं, बरतानिया से भी पढ़े, अमेरिका से भी पढ़े, अमेरिका में भी बड़ा उनका यानी एक अच्छा नाम है, और लॉ के उसमें उनका बहुत अच्छा नाम है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब लिखते भी रहे, तज्ज़िया निगार भी रहे। अब बात यह है कि एक यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू के अंदर एक तासुर ये दिया जा रहा है कि ये जो 6 जजेस का ख़त था, उसके शायद खालिक या उसका जो आगाज़ करना या उसकी इंसेप्शन कह लें, वो शायद जस्टिस बाबर सत्तार साहब से मंसूब की जा रही है कि वो इसके सुरखेल थे। अब जो ख़त लिखा गया चीफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वो जजेस को भी भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के, और जो उसमें इल्ज़ामात लगाए गए, जब ये खबर आई थी तो मैंने अपने उस दिन के व्लॉग में ये बात कर दी थी कि ये अफसोस के साथ मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि इनकी किरदार कुशी भी होगी और कटहरे में भी यही आएंगे। और ये एक अफसोसनाक हकीकत भी है हमारे माशरे की, पाकिस्तान के सिस्टम की, कि जो विसल ब्लोअर होता है, बजाय इसके जो उसने इल्ज़ामात लगाए आप उसकी तहकीकात करें, उसको ही कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मौजूदा सिनेरियो के अंदर वो है जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की। वो सब इल्ज़ामात उन्होंने जो लगाए थे उसके ऊपर आज तक तहकीकात नहीं हुई, उनको सज़ा भी दे दी गई, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी मराद भी ख़त्म कर दी गई, उनके साथ साबिक जज भी नहीं लिखा जा सकता। सबसे अफसोसनाक बात कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी इस सज़ा के दौरान वो भी ख़त्म हो गई, और फैसला कब हुआ, जब वो रिटायरमेंट की उम्र से गुजर चुके थे। अब उनके हक में फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अफसोस ये है कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे उन इल्ज़ामात की बदस्तूर आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई। लेकिन जिसने जो विसल ब्लोअर था, जिसने आवाज़ उठाई थी, जिसने यानी वो अफशा कर दी, जो एक उनके ऊपर दबाव था बतौर जज, उसको तो मतलब सज़ा दे दी गई, लेकिन उसके इल्ज़ामात पे तहकीक नहीं हुई। अब जो इनका मामला है 6 जजेस के ख़त वाला, ख़त लिखा गया, एक समाअत हुई, फिर लंबा इसमें वक्फा आ गया। काजी फाइज ईसा साहब से लोगों को आज भी तवक्कुआत हैं, और काजी फाइज ईसा साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दीगर जज साहिबान की, मोहतरम जज साहिबान जो हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसके बाद तो फिर अल्लाह ही है सुप्रीम कोर्ट के बाद। अगर वहां से उनके ब्रदर जजेस को भी इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो किधर जाएंगे, फिर मुआशरा किधर जाएगा, किसके पास जाएंगे सारे। तो अब इतनी लंबी समाअत रखी है, बहरहाल तवक्कुआत अब भी वाबस्ता हैं उससे। 20 ये परसों मेरा ख्याल उसकी समाअत होने जा रही है, 6 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा, देखेंगे उसमें से क्या निकलता है। लेकिन किरदार कुशी के ऊपर मैं हूं, जस्टिस बाबर सत्तार जिन्होंने, जो विसल ब्लोअर यानी उनमें से एक थे जिन्होंने ख़त लिखा, अब उनकी फैमिली की तस्वीर, उनकी जो खुफिया मालूमात हैं वो दस्तावेज़ और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर, यानी खुदा का खौफ करें। उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है जो लोगों की इस तरह की आइली और निजी ज़िंदगी को यानी मज़ाह में और मजाक में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिनकी जानिब से भी है, तो इस हद तक ना जाया जाए। ये हमारे मुल्क के जज हैं, इन्होंने इंसाफ देना है। वो अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ होगा तो वो आगे किसी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे।
अगर उनका अपना तहफ़्फ़ुज़ महफूज ना हो, यानी उनको खुद वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कर पा रहे हों, जज ना कर पा रहे हों, तो फिर वो किधर जाएगी, मुआशरा किधर जाएगा फिर। तो अब इनकी जो किरदार कुशी हो रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए उनकी तहकीकात करने की बजाय उन्हीं को कटहरे में खड़ा कर दो, उनकी किरदार कुशी शुरू कर दो। और हुकूमत ने क्या किया, 6 जजेस के खत के अंदर जो बुनियादी नुकता था वो था इल्ज़ाम इंतज़ामिया के ऊपर था कि ये एजेंसीज या जो भी इदारे हैं वो इंतज़ामिया के अंडर आते हैं, यानी हुकूमत के अंडर आते हैं। तो हुकूमत के 3 इदारों ने कल जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्तें दायर कर दी। अब वो उसमें से 3 तो डायरेक्टली हुकूमत के अंदर है, एक अलग से है पैमरा। एक दरखास्त पैमरा की जानिब से गई और उसमें एतराज़ कर दिया गया जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर ऑडियो लीक्स वाले केस की समात पे, यानी आप उससे अपने आप को अलग कर लें, रिक्यूज़ कर लें। ऑडियो लीक्स केस जो चल रहा है बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक्स हुई उसका जो केस है वो उसमें बाबर सत्तार साहब हैं। पैमरा कह रहे हैं कि आप खुद को इससे अलग करें, आईबी कह रही है आप खुद को इससे अलग करें, एफआईए कह रही है आप खुद को इससे अलग करें, और इसी तरह आपका पीटीए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी वो कह रहा है कि आप खुद को इससे अलग करें। 3 इदारे तो हैं डायरेक्टली हुकूमत के अंडर, एफआईए हो गया, आईबी हो गया। आईबी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, एफआईए वजीर दाखिला के अंडर आती है, और इसी तरह आपका जो तीसरा इदारा है पीटीए वो भी कह रहा है कि आप अपने आप को इससे अलग करें इस केस से। अब हुकूमत ने उनके ऊपर यानी अदम एतमाद कर दिया है, उनको रिक्यूज़ करने का कहा जा रहा है। तो जजेस का तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत किसकी ज़िम्मेदारी? खुदा का खौफ कीजिए सारे, और जो जज साहिबान का यानी तकद्दुस है उसको कायम रहना चाहिए। जो इनके इल्ज़ामात हैं सच हैं या झूठ हैं, आप उसे तहकीक तो करें, तहकीक करने के बाद आगे का वे फॉरवर्ड दें, जो भी होगा कौम सारी देखेगी। तो ये तवक्को के अहन मुताबिक हुआ है कि जो विसल ब्लोअर हैं वही कटहरे में होंगे, उन्हीं की किरदार कुशी होगी। बहरहाल ये कुछ बदनुमा दाग हैं हमारे माशरे के ऊपर और उसके रियलिटीज़ हैं हमारी। अल्लाह पाक हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का कुछ सामान पैदा करे। आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।